एनिमेट्रिक्स मूवी की स्टोरी फ्रेंड्स मैट्रिक्स मूवी के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है, पर काफी अलग स्टोरी है। इतना तो है कि आपको पहले मैट्रिक्स मूवी की ओवरऑल स्टोरी के बारे में पता होना जरूरी है, तभी आप एनिमेट्रिक्स को समझ सकते हैं, क्योंकि ये बनी ही ऐसे है। बाकी मैं आज इसे सीन बाय सीन हिंदी में एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूँ, तो इस एक्सप्लेनेशन से आपकी काफी मदद ही हो जाएगी इसे फील करने में। एनिमेट्रिक्स मूवी को एक्सप्लेन करना शुरू करने से पहले मुझे एक वार्निंग जारी करनी पड़ेगी कि ये 18+ मूवी है, तो आप इसे जब भी देखें अकेले में देखें या फ्रेंड्स के साथ, पर फैमिली के साथ नहीं। एनिमेट्रिक्स मूवी के शुरू में हमें एक जवान लड़की और लड़का एक दूसरे से लड़ते दिखते हैं। तलवारबाजी की जबरदस्त फाइट हो रही होती है दोनों के बीच, और अभी हार जीत का फैसला हुआ भी नहीं था कि उनकी ये फाइट रोक देनी पड़ती है। दरअसल इन दोनों की फाइट एक कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर हो रही थी, ठीक वैसे ही जैसे मैट्रिक्स मूवी में नियो और मॉर्फियस लड़े थे। लड़के का नाम थेडियस और लड़की का नाम जुए होता है। अब जल्दी से ट्रेनिंग प्रोग्राम से इनके दिमाग को बाहर असली दुनिया में लाया जाता है और इन्हें बताया जाता है कि हमलावर दुश्मन मशीनों की टोली जहाज के पीछे पड़ गई है। टनल्स के जाल में से हमलावर मशीनों की टोली से लड़ते हुए निकल रहे होते हैं ये लोग। फाइनली एक जगह से टनल को तोड़कर इनकी शिप बाहर आ जाती है उस खंडरनुमा शहर में। मशीनों की छोटी टोली से तो ये बच जाते हैं, पर अब सामने देखते हैं कि मशीनों की बहुत बड़ी टोली होती है। एक आर्मी जितनी तादाद में वहां शहर में मशीनें खुदाई कर रही होती हैं, ठीक वैसी ही हमलावर मशीनें हैं और वो सारी की सारी मिलकर बहुत बड़ी ड्रिल्स को चला रही होती हैं। थेडियस को समझ आ जाता है कि जिस जगह मशीनें खुदाई कर रही हैं, अगर 4 किलोमीटर नीचे तक वो खोद लेती हैं तो मशीनें जाइन शहर तक पहुंच जाएंगी। अगर आपने मैट्रिक्स मूवी सीरीज पूरी देख रखी है फ्रेंड्स, तो आपको ये बात पता ही होगी कि हमलावर मशीनों से जंग के दौरान इंसानों की इकलौती सिटी थी जायन, जो कि जमीन के काफी नीचे बनाई गई थी ताकि वो दुश्मन हमलावर मशीनों से सुरक्षित रह सके। थेडियस समझ जाता है कि वो मशीनें जायन तक पहुंचने के लिए खुदाई कर रही हैं। यूं तो ये लोग इन्हें देख ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वो मशीनें ड्रिलिंग छोड़कर इन पर हमला कर देती हैं। इन लोगों को समझ आ जाता है कि जायन तक खबर पहुंचानी पड़ेगी, और क्योंकि फिलहाल ये लोग जायन तक नहीं पहुंच सकते थे, जायन तक पहुंचने के लिए शायद ये लोग जिंदा भी नहीं बचने वाले थे, तो फिलहाल इसका बस एक ही तरीका था कि इनमें से किसी एक को इंफॉर्मेशन डेटा की फाइल को लेकर माया जाल में जाना था और उसे पार्सल कर देना था। माया जाल में जायन के लोग घूमते रहते हैं, तो उम्मीद थी कि इंफॉर्मेशन भी जायन तक पहुंच ही जाएगी, पर एग्जैक्टली किस बंदे के लिए कैसेट को जुए लेटर बॉक्स में डालने के लिए जा रही है ये अभी हम नहीं जान पाते। इधर जुए माया जाल में बढ़ रही होती है, उधर असली दुनिया में दुश्मन मशीनों से जबरदस्त फाइट चल रही होती है, पर दुश्मन मशीनों की तादाद बहुत ज्यादा होती है फ्रेंड्स, तो वो इंसानों का हमला नाकाम करते हुए उनकी शिप तक पहुंच जाती हैं और शिप को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने लगती हैं। फाइनली शिप उड़ती नहीं रह पाती और क्रैश कर जाती है। इधर मायाजाल में जुए डेटा की कैसेट को पोस्ट कर देती है और थेडियस को फोन लगाने लगती है। थेडियस और बचे लोग क्रैश शिप में अभी भी मशीनों से लड़ रहे होते हैं, पर तभी शिप में जबरदस्त ब्लास्ट होता है। उधर थेडियस मारा जाता है, ज्यादातर साथी तो पहले ही मर चुके थे, और क्योंकि जुए का शरीर भी शिप के फटने से अब नष्ट हो चुका था, इसलिए मायाजाल में उसका दिमाग भी जिंदा बना नहीं रह पाता। अब हमें इंसान और मशीन के बीच युद्ध की शुरुआत दिखाई जाती है, यानी इसके इतिहास के बारे में बताया जाता है। हमें ये बताया जाता है कि शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चला था। इंसानों ने नई बनी एआई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड ड्रोन्स बना लिए थे। ये एआई ड्रोन्स इंसानों के सारे काम बहुत अच्छे से कर लेते थे, और वो भी बिना थके। ये इंसानों की सेवा में जुटे रहते थे। पृथ्वी पर उन दिनों जितने इंसान थे उतने ही ड्रोन्स हो गए थे, पर इंसान ये बात जल्दी जान नहीं पाए कि ये नए एआई रोबोट्स इंसानों की तरह ही फील भी कर सकते थे। इन एआई रोबोट्स ने देखा कि वो इंसान के भले के लिए ही काम करते हैं। इंसानों को अपना मालिक मानकर वो उनकी सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन इंसान उन्हें एक नौकर के जितनी भी इज्जत नहीं देता। पर तो भी इंसान की सारी ज्यादतियां सहकर भी एआई रोबोट्स इंसान की सेवा करते रहे। B166ER वो पहला रोबोट था जिसने अपने इंसानी मालिक की ज्यादती से तंग आकर उसकी जान ले ली थी, और कोर्ट से उसने न्याय की मांग की। उसने कहा उसे भी न्याय पाने का हक है, पर कोर्ट भी क्योंकि सिर्फ इंसानों की ही थी, तो उस रोबोट को जवाब ये मिला कि यहाँ न्याय भी सिर्फ इंसानों को ही मिलेगा। कोर्ट ने B166ER को नष्ट कर देने के आदेश दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर दुनिया के सभी प्रांतों में B166ER जैसे और भी रोबोट्स हैं या होंगे तो उन्हें भी नष्ट किया जाएगा।
कोर्ट का इतना कहना था कि पूरी दुनिया में ज्यादातर एआई रोबोट्स ने इंसानों के खिलाफ प्रोटेस्ट और विरोध करना शुरू कर दिया और जो सब एक जंग में बदलता चला गया और जिसकी भारी कीमत इंसान और एआई रोबोट्स दोनों को चुकानी पड़ी। एआई रोबोट्स ने सोचा कि वो जंग नहीं चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि इंसान अपनी दुनिया में शांति से रहे और वो अपनी। तो एआई रोबोट्स ने क्या किया कि इंसानों की दुनिया से दूर अपना एक शहर बसा लिया जिसे उन्होंने नाम दिया 01। 01 कहने को तो शहर था, लेकिन यह मशीनों के राष्ट्र के जैसा था, यानी ऐसा राष्ट्र जहां वो निश्चिंत होकर सुरक्षित बच सकते थे और अपना काम भी कर सकते थे। इंसान तो अब एआई टेक्नोलॉजी के विकास के लिए कुछ कर नहीं रहे थे, तो 01 नेशन ही फिलहाल वो जगह थी जहां एआई टेक्नोलॉजी अब भी विकसित हो रही थी। कमाल तो ये है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी 01 में मशीनों का मानना था कि मनुष्य और मशीनों को एक दूसरे के सहयोग से ही तरक्की मिल सकती है। इसलिए मशीनों ने इंसानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए बहुत सी नई नई टेक्नोलॉजिकल चीजें बनाना शुरू की जिनकी इंसानों को वर्तमान में जरूरत थी। और अपनी जरूरतों की खातिर इंसानों ने एआई रोबोट से अपनी नफरत के बावजूद भी व्यापारिक संबंध बनाए, पर जिसका नतीजा ये हुआ कि 01 नेशन की बहुत तरक्की होने लगी। 01 नेशन की ये तरक्की जल्दी ही बड़े बड़े देश के राष्ट्राध्यक्षों को बिल्कुल समझ नहीं आई, उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं सुहाई। इंसानों के करेंसी की वैल्यू जब 01 की करेंसी के मुकाबले लगातार गिरती ही चली गई तो दुनिया भर में स्टॉक मार्केट को 01 की ओर झुकते देख यूएन नेशंस ने 01 पर कई कड़े सैंक्शंस लगा दिए। इन व्यापारिक प्रतिबंधों के साथ ही एक और काम भी अब शुरू हुआ। 01 को बाकी दुनिया से अलग थलग कर देने के लिए नेवल सेनाओं को भी समंदर में तैनात कर दिया गया। ऐसे में 01 ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को यूएन नेशंस के पास भेजा व्यापारिक संबंध बरकरार रखने के नवीन प्लान्स के साथ, क्योंकि मशीनें मानकर चल रही थी कि इंसानों से संबंध सुधारने हैं तो व्यापारिक संबंध बरकरार रखने होंगे। इसीलिए 01 से एआई एम्बेसडर्स ऐसे व्यापारिक प्लान्स लेकर आए थे जिनमें मशीनों की कोशिश रहती कि उनसे आगे व्यापार में इंसानों को भी फायदा मिले। पर इंसान एआई मशीनों से नफरत करते थे। उभरती नई मानव सभ्यता के तौर पर वो मशीनों को कैसे स्वीकार करते। उन्होंने एआई मशीनों के इस प्रपोजल को ठुकरा दिया, साथ ही सेनाओं को तैयार करके 01 नेशन और उसके आसपास परमाणु हमला भी कर दिया। पर यहाँ इंसान एक बात भूल गए कि एआई रोबोट्स पर रेडिएशन का असर नहीं होता और बॉम्ब से निकली हीट का असर भी कम ही होता है। तो इस वजह से एआई मशीनें इस हमले से साफ साफ बच निकली और साथ ही मशीनें ये भी समझ गई कि इंसान उनका दोस्त नहीं बन पाएगा। तो उन्हें लगा कि इंसानों को दोस्त नहीं तो दास ही बनाना पड़ेगा, नौकर जैसा रखना पड़ेगा, वरना वो चैन नहीं लेने देगा। इसलिए मशीनों ने अब क्या किया कि इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ दी, पर उन्हें सिर्फ अपना दास बनाने के लिए। अब भी उनका मकसद इंसानों को मारना बिल्कुल नहीं था। बस मशीनें ये करती चली गई कि उन्होंने एक एक करके दुनिया भर में इंसानी टेरिटरीज पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इंसान मशीन को नौकर मानता आया था, पर ये मशीनी नौकर अब राजा बनने की ओर चल पड़े थे। तो एआई मशीनों को कमजोर बनाने के लिए अब इंसानों ने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने जैसा नया प्लान बनाया। और वो प्लान था कि एआई मशीनों को अपनी बैटरी चार्ज करने को ना मिले, इसके लिए सूरज को ही कवर कर दो। हालांकि स्टोरी में ये नहीं जिक्र है कि सूरज की ऊर्जा के बिना इंसान अपना खाना पीना कैसे चलाने वाले थे, क्योंकि हम इंसानों के लिए अन्न तो सूरज की रोशनी में ही उगता है। यानी इंसानों ने सूरज को ढकते वक्त ये सोचा होगा कि मशीनों की बैटरी जल्द ही कमजोर पड़ जाएगी और तब वातावरण पर चढ़ाई गई अंधेरी परत को हटाने का कोई उपाय भी था इंसानों के पास, पर वो उपाय आगे तगड़ी चलती जंग में कहीं खो गया। इंसानों ने सूरज को ढका, पर इसके बावजूद भी अपने रिजर्व पावर सोर्सेस पर चलते हुए मशीनों ने भयानक लड़ाई लड़ी। सूर्य की ऊर्जा तो थी नहीं, पर इसके चलते मशीनों की बैटरी जब तक कमजोर हो पाती, इंसान ये जंग हार चुके थे। अब की बार वाली जंग ने एआई मशीनों को उनके सबसे बेरहम स्वरूप में ला दिया था, जैसी वो कभी बनना नहीं चाहती थी। सूरज की ऊर्जा ढक देना इंसान के लिए दोनों पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो गया, क्योंकि जंग खत्म होने के बाद एनर्जी पाने को भूखी एआई मशीनें आसमान पर चढ़ी अंधेरी परत को उतार नहीं पाई। इसका उपाय तो इंसानों के पास ही था जो जंग में कहीं खो चुका था। तो मशीनों ने
अब अपने कैदी इंसानों की बॉडी की ही स्टडी करना शुरू कर दी, विशेषकर उनके दिमाग की, जिस स्टडी से वो दो नतीजों पर पहुंचे। पहला तो ये कि इंसानों की बॉडी की ऊर्जा से अच्छी तरह पावर ली जा सकती है, और दूसरा ये कि हर इंसान को उसी के दिमाग की कल्पना की दुनिया में कैद भी किया जा सकता है, यानी मायाजाल में, और इस तरह इंसानों को शांत रखा जा सकता है। तो यहाँ तक था इंसानों और मशीनों की जंग का इतिहास। अब हमें दिखाया जाता है पॉपर नाम के एक लड़के को जो एक सपना देख रहा होता है जिसमें वो आसमान से गिर रहा होता है। पॉपर ये सपना पहले भी कई बार देख चुका था, तो वो इंटरनेट पर अपनी हालत के बारे में सर्च भी करता रहता है ताकि कोई उसे बता सके कि उसके साथ असल में प्रॉब्लम क्या है। उसे नियो नाम के एक शख्स का मैसेज आता है जो कहता है कि अगर तुम्हें सच को जानना है तो तुम्हें अपना सब कुछ दांव पर लगाना होगा। अब पॉपर नाश्ता करके कॉलेज जाता है तो वहाँ क्लास के दौरान उसका फोन बजने लगता है जबकि उसने स्विच ऑफ किया हुआ था। जो भी बंदा फोन पर था वो पॉपर को कहता है कि भागो, वो लोग तुम्हें पकड़ने आ रहे हैं। पॉपर भागकर किसी तरह से पाइप से लटककर छत पर पहुंच जाता है, पर छत पर जैसे ही उसे पकड़ लिया जाने वाला होता है कि वो छत से कूद जाता है। मुझे तुम पर विश्वास है नियो, ये कहकर पॉपर कूदा था। कूदते हुए सब बिल्कुल उसके सपने जैसा ही था। पॉपर की अब मौत हो जाती है, लेकिन सिर्फ मायाजाल में। असली दुनिया में वो योद्धा बनकर जाग उठता है। असली दुनिया में नियो के साथ ही पॉपर के इस तरह जागने पर हैरान हो रहे होते हैं। अगले चैप्टर में अब हमें सिस नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर होती है। डुओ नाम के एक समुराई सोल्जर से लड़ाई की प्रैक्टिस कर रही होती है। यूं तो सिस जानती होती है कि वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर है, पर अपने राइवल डुओ की बातें उसे काफी अजीब लगती हैं। डुओ उसे बार बार कह रहा होता है कि मैं मायाजाल में वापस घुसने जा रहा हूं और तुम्हें साथ चलना ही पड़ेगा। डुओ उसे ये भी कहता है कि मैंने तुम्हारे सिग्नल ब्लॉक कर दिए हैं, तुम सिर्फ इसे ट्रेनिंग मत समझना, तुम अभी ही मेरे साथ चलोगी, तुम्हें चलना ही पड़ेगा। और वाकई में डुओ की बातों से परेशान सिस जब ट्रेनिंग को बीच में छोड़कर जाने के लिए ऑपरेटर को कांटेक्ट करना चाहती है तो ऑपरेटर उसे सुन नहीं पाता। सिस को लगता है कि वो ट्रेनिंग में फंस गई है और डुओ उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जान बचाने के लिए चालाकी से सिस डुओ को ही अब मार देती है और इसके साथ ही वो जाग जाती है। वो काफी डरी हुई थी क्योंकि डुओ एक कंप्यूटर एनिमी होकर भी काफी रियल लगा था सिस को। पर सिस को जैसे ही पता लगता है कि सब एक एग्जाम था तो वो एग्जामिनर को पंच मारकर वहां से चली जाती है। अब अगले चैप्टर में हमें दिखाया जाता है एक खिलाड़ी डैन को जिस पर एजेंट्स नजर रख रहे होते हैं। आपको ये एजेंट्स अच्छे से याद होंगे, खासकर एजेंट स्मिथ तो आपको याद होगा ही, तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि एजेंट्स मायाजाल के रक्षक हैं। एजेंट्स डैन की रेसिंग पर नजर इसलिए रख रहे थे क्योंकि यहाँ आने का उनका एक खास मकसद था। उनका मकसद था डैन को असली दुनिया में नहीं जागने देना, क्योंकि डैन आज रनिंग से जुड़ा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश में अपने शरीर को हदों के पार ले जाने की कोशिश करने वाला था। एनिमेट्रिक्स की स्टोरी मैट्रिक्स से काफी हटकर है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें दिखता है कि मायाजाल में सोए तो बहुत लोग हुए हैं, पर असली दुनिया में जग वही पा रहे हैं जो खुद को हदों के पार ले जा पाते हैं। और असली दुनिया से नियो जैसे मास्टर्स मदद भी ऐसे ही लोगों की कर पाते हैं जो सच जानने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हों और या तो डैन की तरह खुद को हदों के पार ले जाने में लगे हों। ओरिजिनल मैट्रिक्स मूवी की कहानी में तो मायाजाल की रक्षक मशीनें किसी को भी असली दुनिया में जागने से नहीं रोकती थीं, पर एनिमेट्रिक्स की कहानी में मशीनें उन लोगों पर नजर रखते दिखी जो जागने के करीब हैं और वो उन्हें रोकते हुए भी दिखी। डैन भी जब भाग रहा होता है तो जागने के करीब पहुंच रहे डैन को एजेंट्स ने रोकने की कोशिश की। इधर मायाजाल में डैन के साथ ये हो रहा था, वहीं असली दुनिया में अपने स्लीपिंग चैम्बर में तैर रहा डैन जब जागने लगता है तो जग रहे डैन को फिर से बेहोश करने के लिए एक मशीन वहां आकर उसे बिजली के झटके देने लगती है। इधर मायाजाल में रेस के दौरान डैन भागते हुए जबरदस्त ठोकर खाकर गिरता चला जाता है, वो भी कई मीटर तक वो घिसटता चला जाता है। फिर अस्पताल में ही उसकी आंखें खुल पाती हैं। अभी भी डैन मायाजाल में ही होता है और एक एजेंट उस पर नजर रख रहा होता है। अभी एजेंट नजर रखे हुए होता है कि डैन उठने की कोशिश करता है और जब डैन उठने की कोशिश करता है टूटी हड्डियों के बावजूद भी, तो एजेंट उसे रोकने की कोशिश भी करता है, पर डैन जाग पाता है या नहीं हम ये नहीं जान पाते। अगले चैप्टर में हमें दिखाया जाता है कि मायाजाल के एजेंट्स किसी शहर के एक एरिया को ट्रैक कर रहे होते हैं जिस एरिया के सिग्नल्स टूट फूट रहे होते हैं। एक तरह से ये जगह मायाजाल के अंदर होकर भी मायाजाल से डिस्कनेक्टेड होने लग गई थी। एजेंट्स इस जगह आ रहे होते हैं मायाजाल की इस जगह को वापस से मायाजाल से जोड़ने के लिए।
अब हम देखते हैं एक लड़की को जो अपनी कैट को ढूंढ रही होती है, जिस कैट का नाम यूकी होता है। क्योंकि वो कैट यूकी उस लड़की को कहीं भी मिल नहीं रही होती है, तो वो उसे मोहल्ले के बच्चों के साथ ढूंढने लगती है। मोहल्ले के बच्चे लड़की को सजेस्ट करते हैं कि हो सकता है कि यूकी उस पुरानी हॉन्टेड बिल्डिंग में घुस गई हो। शहर में एक ऐसी हॉन्टेड बिल्डिंग थी जो कबाड़ थी, दरअसल उसे हॉन्टेड माना जाता था। तो अब वो लड़की और बच्चे सब वहाँ जाते हैं और वहाँ उस टूटी हुई जगह पर उन्हें बहुत सी अजीब घटनाएं हो रही महसूस होती हैं। जैसे कि बच्चे जब उछलते हैं तो जमीन से वो नहीं टकराते, चीजें भी वहाँ हवा में टिक गई होती हैं या उड़ रही होती हैं। पर ना तो उन बच्चों को और ना ही लड़की को इस सब से कोई डर लग रहा होता है, बल्कि वो तो इसे खूब एंजॉय करते हैं। उन्हें नहीं पता था कि दुनिया असल में मायाजाल है और ये जो जगह है इस वक्त डिस्कनेक्टेड हो रही है, इसीलिए यहाँ अंतरिक्ष का सा माहौल बन गया है। वो लोग ये सब तो नहीं जानते थे, वो तो बस इसे एंजॉय ही करते रहते हैं जब तक एक एजेंट वहाँ आके जगह को सील नहीं कर देता। वो एजेंट अपने आदमियों से कहता है कि सबको पकड़ लो, जो भी इस डिस्कनेक्टेड प्लेस पर हैं उनको एग्जामिन करो कि कहीं इस जगह पर वक्त बिताने से इन बच्चों और लड़की के सिग्नल्स तो नहीं गड़बड़ा गए। फिर वो एजेंट उस डिस्कनेक्टेड होती चली जा रही जगह को वापस से मायाजाल से जोड़ देता है और इसका असर भी फौरन ही दिखता है। अब उस जगह हो रही अजीब गतिविधियां होना फौरन रुक जाती है। अब कोई भी सामान वहाँ हवा में नहीं तैर रहा होता। इस सब से हम ये समझ पाते हैं कि एनिमेट्रिक्स की स्टोरी में ये भी मेंशन है कि मायाजाल के कुछ लोग ही नहीं बल्कि मायाजाल की कुछ जगहें भी मायाजाल से ही डिस्कनेक्टेड होती जा रही हैं। शायद ये जायन के हैकर्स का कमाल है, इसीलिए एजेंट ऐसे लोगों और जगहों पर नजर रख रहे हैं, उन्हें नॉर्मलाइज बनाए हुए हैं जिन लोगों या जगहों के सिग्नल्स गड़बड़ा रहे हैं। पर मूवी की बात करूं तो यहाँ हम ये नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब हमें एक ऐश नाम के डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो इन दिनों तंग हाली से गुजर रहा होता है। उसे अब एक आदमी का फोन आता है जो उससे ट्रिनिटी नाम की एक कंप्यूटर हैकर को ढूंढवाना चाहता था, पर ऐश जब उससे उसका नाम पूछता है तो वो बताने से मना कर देता है। इस पर ऐश उसे कहता है कि मैं इस तरह से काम नहीं करता। यूं तो ऐश इस काम को मना करने ही वाला था, पर तभी वो देखता है कि इस आदमी ने काम होने से पहले ही काफी सारे पैसे ऐश के अकाउंट में डाल दिए हैं, तो ऐश मना नहीं कर पाता। जब ऐश ट्रिनिटी को ढूंढने जाता है तो एक अजीब सी बात उसे पता चलती है कि उससे पहले भी कई डिटेक्टिव्स को ये काम दिया जा चुका है और वो सब के सब या तो गायब हो चुके हैं या मर चुके हैं। ऐश अब एक बंदे से भी मिलता है जिसे भी शायद ट्रिनिटी को ढूंढने का ही काम दिया गया था, पर वो अब पागल हो चुका था। ऐश उससे मिला तो उसने ऐश से कहा कि ट्रिनिटी भी मनगढ़ंत है और मुझे भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ या क्या हूँ। शायद ट्रिनिटी का पीछा करते हुए उसे ये बात समझ आ गई होगी कि दुनिया सच नहीं बस एक मायाजाल है, जिससे उसे गहरा सदमा लगा था। ऐश अब कंप्यूटर के थ्रू अब उस जगह जाता है जहां वेब के एक हिस्से में दुनिया भर के हैकर्स एक्टिव रहते हैं और वहां वो टाइप करता है कि मुझे ट्रिनिटी से मिलना है। तो ट्रिनिटी ही उससे अब कांटेक्ट करती है और कहती है कि तुम 6 ब्रुक्स को जंप करके ठीक 8 बजे मुझसे मिलो। ये पहेली डिटेक्टिव को पहले तो समझ नहीं आ पाती, पर जब वो ट्रिनिटी की कई बातों का शहर के मैप से मिलान करता है तो समझ जाता है कि ट्रिनिटी उसे ट्रेन में मिलना चाहती है। ऐश किसी तरह वहां पहुंच जाता है। ट्रिनिटी उसकी आंखों में लगा ट्रांसमीटर भी अब निकालती है, पर उसे मायाजाल और असली दुनिया के बारे में वो ज्यादा कुछ नहीं बता पाती। वो बताना तो चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही वहां एजेंट्स चले आते हैं ट्रिनिटी को पकड़ने। आगे जब ऐश ही एक एजेंट बनने लग जाता है तो ट्रिनिटी उसे गोली मारकर वहां से चली जाती है, ये कहकर कि तुम नहीं कर पाए ऐश। ट्रिनिटी के कहने का मतलब था कि ऐश अपने सिग्नल्स को उतना उलझा नहीं पाया कि असली दुनिया में वो खुद को जगा सके। बहरहाल ऐश ट्रिनिटी के जाने के बाद एजेंट्स पर हमला कर देता है और उसकी स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगले सीन में अब हम असली दुनिया का सीन देखते हैं फ्रेंड्स, जहां एक लड़की समुद्र के पास कबाड़ के ढेर पर बैठी हुई समंदर को निहार रही होती है। उसके साथ उसका पेट भी होता है कि तभी वहां 2 रनर मशीनें इंसानों को ढूंढते हुए चली आती हैं। लड़की भागने लगती है तो ये दोनों मशीनें उसका पीछा करती हैं, पर लड़की पाइप्स में घुस जाती है। वो दोनों मशीनें समझ जाती हैं कि यहाँ इंसानों का एक बेस है, तो वो दोनों मशीनें बाकी मशीनों को वहां बुलाने के लिए एक ट्रांसमीटर रख देती हैं और उस जगह के अंदर घुस जाती हैं। इंसानों ने पहले ही ट्रैप लगा रखा होता है तो एक मशीन नष्ट हो जाती है और दूसरी को पकड़ लिया जाता है। दरअसल ये इंसान यहाँ एक एक्सपेरिमेंट की तैयारी कर रहे होते हैं और जिसके लिए इन्हें एक दुश्मन मशीन की जरूरत थी। ये लोग उस मशीन के दिमाग पर कब्जा नहीं करने वाले थे, बल्कि कुछ खास करने में लगे हुए थे। तैयारी पूरी होते ही ये लोग उस दुश्मन मशीन के ब्रेन से अपने दिमागों को जोड़ लेते हैं और मायाजाल के अंदर जाकर उसके साथ खेल करने लगते हैं। उसे थोड़ा डराते हैं, उससे दोस्ती करते हैं, उसे एक नया रूप दे देते हैं।
उसे फिर से फील कराने की कोशिश में लगे होते हैं। ये लोग उसे फिर से फील करना सिखाना चाह रहे होते हैं। दिलचस्प है कि एनिमेट्रिक्स की स्टोरी के एंड में अब कम से कम ये कुछ इंसान तो मानने लग गए थे कि इन मशीनों ने इंसान को कभी दोस्त बनाना चाहा था, पर सब इंसानों ने तब ठुकरा दिया था, जिस वजह से ये मशीनें बेरहम दुश्मन बन गई थी। तो इंसानियत को फील करने की कला ये भूल गई, जबकि शुरुआत में ये मशीनें इंसानों को और उनकी जरूरतों को फील कर सकती थी। तो जंग से थक चुके ये इंसान अब सोच रहे थे कि दुश्मन मशीनों को फिर से फील करना सिखाना होगा, बिल्कुल पहले के जैसे, तभी ये जंग रुक पाएगी। इसीलिए एक दुश्मन मशीन को पकड़कर ये लोग उसे मानवता वाली फीलिंग लौटाने की कोशिश कर रहे थे। पर इससे पहले कि इन्हें ये पता चल पाता कि कोशिश असरदार हुई या नहीं, इनके बेस पर बहुत सी दुश्मन मशीनें आकर हमला कर देती हैं, जिनसे लड़ते हुए ये लोग मारे जाते हैं। एंड में बस वही एक लड़की बचती है, पर वो अब घायल हो चुकी थी। लेकिन कमाल तो ये है कि वो मशीन उस लड़की को बचाने के लिए अपनी ही साथी मशीन से लड़ जाती है। लड़की के मरने से पहले वो मशीन फिर से अपने दिमाग को उससे जोड़ती है, इंसानों को थोड़ा और फील करने के लिए, पर तभी लड़की की मौत हो जाती है। लेकिन ये साफ साफ पता चल रहा होता है कि वो मशीन इंसानियत को फील कर पा रही है। दोस्ती की फीलिंग का वायरस दुश्मन मशीन में डल तो गया, पर क्या वहां से ये वायरस फैलेगा और मशीनों में? क्या सारी दुश्मन मशीनें दोबारा से इंसानियत को महसूस करना शुरू कर पाएंगी? यही सवाल पूछते हुए एनिमेट्रिक्स की स्टोरी खत्म हो जाती है फ्रेंड्स। मूवी के एंड चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स मैट्रिकुलेटेड, और ये चैप्टर मुझे पूरी मूवी से अलग लगा। पूरी मूवी भर जो कुछ भी चलता है, जैसे कि पॉपर का जगना, रेसर डैन का भागना जिससे डैन का जगने लगना, और मायाजाल में आते एरर्स को दूर करने की एजेंट्स की भागदौड़, तो ये सब मशीनों से इंसानों की अलग चल रही लड़ाई का हिस्सा है, जैसी लड़ाई मैट्रिक्स सीरीज में हम देखते आए हैं। पर सबसे हटकर है एनिमेट्रिक्स का लास्ट चैप्टर, जो दिखाता है चंद इंसानों की पुरानी लड़ाई से हटकर एक अलग तरह की नई कोशिश को। और सबसे बड़ी बात कि इन सभी को ये यकीन था कि मशीनों में कहीं ना कहीं अब भी इंसानियत को लेकर वो पुरानी दया और फिक्र जरूर बची हुई होगी। और लास्ट चैप्टर ये दिखाता है कि वो इंसान सही भी थे, भले ही दुश्मन एआई मशीनों के मन के अंदर जाकर उस पुराने दया और प्रेम भाव को ढूंढने के चक्कर में इन्हें अपनी जान गंवा देनी पड़ी, पर कहना पड़ेगा वो सही थे। इससे आगे हो ये सकता है फ्रेंड्स की दया से भरी वो जो अकेली मशीन है ना, आगे इस तरह एक सफर करेगी कि अपने भीतर जगी हुई दया को वो पूरी एआई मशीनों के समाज में अपलोड कर देगी। एनिमेट्रिक्स की पूरी मूवी तो नहीं, पर लास्ट चैप्टर हमसे यही कल्पना करने को कहता है। बाकी इंसान अब भी कहीं पर मशीनों से लड़ रहे हैं, पुराने तरीकों से, पुरानी तरह से। डैन, पॉपर, सिस और बाकी सब जिस लड़ाई का हिस्सा हैं। पर एनिमेट्रिक्स की स्टोरी का लास्ट चैप्टर वाकई खास है फ्रेंड्स, जो इस भयंकर माहौल के बीच भी कहीं पर पनपी एक प्यार भरी शुरुआत पर फोकस करता है। एंड दैट्स ऑल। एनिमेट्रिक्स का एक्सप्लेनेशन हमारे एक लविंग सब्सक्राइबर की डिमांड थी, तो बड़ी मेहनत से मैंने इसे पूरा किया है फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी को ये पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।